हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में पेपर मनी एंड बैंकिंग से आज का टॉपिक यूनिट 4 सेंट्रल बैंकिंग से है, जिसमें आज हम जो स्पेसिफिक टॉपिक टेकअप कर रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड रोल ऑफ सेंट्रल बैंक्स इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। केंद्रीय बैंक के कार्य और विकसित और विकासशील देशों के विकास में केंद्रीय बैंक की भूमिका। सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू बिल रोजर्स, देयर हैव बीन 3 ग्रेट इन्वेंशंस सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम: द फायर, द व्हील एंड द सेंट्रल बैंकिंग। संसार में अब तक 3 ही महान आविष्कार हुए हैं: आग, पहिया और केंद्रीय बैंक। बिल रोजर्स का ये स्टेटमेंट केंद्रीय बैंक के इम्पोर्टेंस को बताता है कि किस तरीके से आज की मॉडर्न इकोनॉमीज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अ सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ अ कंट्रीज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी देश के मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था में सेंट्रल बैंक अपेक्स में सुप्रीम बॉडी है और इसी के चारों ओर पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज वर्क करती है। मींस सेंट्रल बैंक एक व्हील के एक्सिस के समान है। जिस प्रकार से एक व्हील का एक्सिस पूरे व्हील को अपने से कनेक्ट करते हुए पाथ पर आगे ले जाता है, ठीक इसी तरीके से सेंट्रल बैंक पूरे इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट करते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ पाथ पर आगे ले जाने का प्रयास करता है और इसीलिए इसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, क्योंकि पूरे बैंकिंग सिस्टम में इसकी भूमिका केंद्रीय होती है। इट्स मेन फंक्शंस आर ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, ऑपरेटिंग, डायरेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू अचीव सर्टेन डिजायर्ड गोल्स ऑफ नेशनल एंड पब्लिक वेलफेयर। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और उसमें रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट कुछ लक्ष्य या गोल्स को निर्धारित करती है, जैसे रोजगार के स्तर को बढ़ाना, पॉवर्टी को दूर करना, नेशनल इनकम को बढ़ाना, मींस आय, उत्पादन, रोजगार में वृद्धि करना, एक्सपोर्ट को बढ़ा करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवर में लाना, देश के निवासियों की वेलबींग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वृद्धि करना, दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाना, करेंसी की इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज वैल्यू को नियंत्रित करना, मींस प्राइस स्टेबिलिटी और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बीच में बैलेंस बनाते हुए अर्थव्यवस्था को ग्रोथ पाथ पर आगे बढ़ाना। तो ये सारे गोल्स को अचीव करने में सेंट्रल बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेंट्रल बैंक डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स मींस व्यापारिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के गतिविधियों को ऑर्गेनाइज मींस संगठित करता है, कंट्रोल, नियंत्रण रखता है, उस पर सुपरवाइज करता है, मींस मॉनिटरिंग करता है कि किस तरीके से ये संस्थाएं सेंट्रल बैंक के रेगुलेशंस के तहत कार्य कर रही हैं और कहां पर ये लैग कर रही हैं। ऑपरेट करता है मींस सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, समय समय पर दिशा निर्देश देता है एंड रेगुलेट करता है। तो सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गतिविधियों को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, सुपरवाइज, ऑपरेट, डायरेक्ट एंड रेगुलेट करता है ताकि इन डिजायर्ड गोल्स को अचीव किया जा सके और देश के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाते हुए राष्ट्र और उस राष्ट्र के निवासियों का कल्याण हो सके। अगला इम्पोर्टेंट रोल जो सेंट्रल बैंक प्ले करता है वो है डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज आर इट्स स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मींस मौद्रिक और साख ऋण से रिलेटेड नीतियों के निर्धारण की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की ही है और सेंट्रल बैंक एक निश्चित समय पर मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करके उसको रिव्यू करता है और रिव्यू करने के पश्चात जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो मनी सप्लाई में हो अथवा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस से रिलेटेड हो, सेंट्रल बैंक पॉलिसी को रिव्यू करने के बाद डिजायर्ड चेंजेस लाता है। इन मॉडर्न टाइम्स सेंट्रल बैंक प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी और इस तरीके से मॉडर्न टाइम्स में सेंट्रल बैंक की कार्यों का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है और इकोनॉमी के बैलेंस ग्रोथ के लिए, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेंट्रल बैंक को हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इजिली समझ सकते हैं कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक है जो कमर्शियल एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, सुपरवाइज, ऑपरेट, डायरेक्ट एंड रेगुलेट करके इकोनॉमी में डिजायर्ड गोल्स यानी कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके राष्ट्र और उस राष्ट्र के निवासियों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है। अर्थात केंद्रीय बैंक किसी देश का एक ऐसा सर्वोच्च बैंक होता है जो देश में सरकार की आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने में मदद करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड किसी भी देश का बैंकिंग सिस्टम तभी बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है जब इसकी एपेक्स बॉडी मींस टॉप पर जो बॉडी है
मींस सेंट्रल बैंक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स के डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना सके। और किसी देश का बैंकिंग सिस्टम अगर फेल होता है तो पूरी इकोनॉमी के फेल होने का खतरा रहता है। और ऐसा बहुत सारे देशों में एक्सपीरियंस किया गया है कि उस देश में केंद्रीय बैंक अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाया है, जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। विश्व का ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1694 में एज अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मींस एक ऐसी कंपनी जिसमें कुछ लोग ज्वाइंटली संयुक्त रूप से पूंजी लगा करके प्रॉफिट अर्न करते हैं और उस कंपनी में लगाई गई पूंजी के रेशियो के आधार पर प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में खोला गया था। उसके बाद धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश होने लगे। फेडरल रिजर्व बैंक इन यूएसए वाज स्टैब्लिश्ड इन 1930। दूसरा प्रमुख सेंट्रल बैंक यूएसए में 1913 में स्टैब्लिश किया गया। एंड इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन अप्रैल 1, 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स भी कहा जाता है। ये सेम पॉइंट्स हिंदी में लिखे हुए हैं। हिंदी में केंद्रीय बैंक का डेफिनेशन है, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवस्था, मॉनेटरी, बैंकिंग एंड क्रेडिट सिस्टम का इस प्रकार से नियमन, नियंत्रण, संचालन एवं निर्देशन करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। सो इन शॉर्ट वी कैन से सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो देश की सभी फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम को इस प्रकार से रेगुलेट, डायरेक्ट, ऑपरेट करता है जिससे कि देश डिजायर्ड बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को, फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेडिशनल फंक्शंस एंड प्रमोशनल फंक्शंस। ट्रेडिशनल फंक्शंस के अंतर्गत वो सारी कार्य आती हैं जो सेंट्रल बैंक प्रारंभ से लेकर के अब तक लगातार करता चला आ रहा है। मींस जो कार्य करने के लिए सेंट्रल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था वो सारे कार्य उसके ट्रेडिशनल फंक्शंस कहलाते हैं। एंड प्रमोशनल फंक्शंस मींस प्रोग्रेसिव फंक्शंस जो देश की आर्थिक विकास को स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक को परफॉर्म करने होते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन दीज टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू डीकॉक, अ सेंट्रल बैंक शुड एसेंशियली परफॉर्म द फॉलोइंग 7 फंक्शंस। डीकॉक ने सेंट्रल बैंक का जो डेफिनेशन दिया उसमें उन्होंने सेंट्रल बैंक के 7 फंक्शंस यानी कि 7 कार्यों को बताया। फर्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न सेंट्रल बैंक इज मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू। नोट निर्गमन का एकाधिकार। सेंट्रल बैंक एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट टू इश्यू करेंसी नोट। में सेंट्रल बैंक को करेंसी जारी करने का एक्सक्लूसिव राइट होता है, एक विशिष्ट एकाधिकार होता है करेंसी को, नोट को जारी करने का। हालांकि स्टार्टिंग में सेंट्रल बैंक के साथ साथ कुछ कमर्शियल बैंक्स को भी कुछ देशों में नोट इश्यू करने का राइट था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रैक्टिस खत्म हो गई और अब वर्ल्ड के लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स को नोट इश्यू करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है। सेंट्रल बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार देने के पीछे जो रीजंस हैं वो है यूनिफॉर्मिटी इन नोट इश्यूज। मींस नोट को जारी करने में एक रूपता। प्रत्येक देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है और उसे ही करेंसी जारी करने का एक अधिकार होता है। इस प्रकार से वो जो करेंसी जारी करती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। पूरे देश में एक ही तरह की करेंसी सर्कुलेशन में रहती है जो उस देश के विकास के लिए, ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा रीजन है जिसके कारण सेंट्रल बैंक को नोट इश्यू करने की मोनोपोली है, दैट इज कंट्रोल मनी सप्लाई। किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में मनी सप्लाई बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। सेंट्रल बैंक रीजनेबल सप्लाई ऑफ मनी मींस अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई के लेवल को बनाए रखता है और मनी सप्लाई कम या एक्सेस होने पर कुछ चेंजेस के माध्यम से मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। तीसरा मेन रीजन है ये सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स ही क्रेडिट क्रिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके द्वारा किया गया क्रेडिट क्रिएशन में साख निर्माण अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई में परिवर्तन लाता है। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट रीजन है इंश्योर्स इलास्टिसिटी इन नोट
इश्यू। सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली होती है तो वो किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार नोट को कम या अधिक मात्रा में जारी कर सकता है। देश पर कोई संकट है, युद्ध है, कोई आपदा है, इस समय कोरोना काल चल रहा है तो इसके कारण भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो एक्सेस मनी सप्लाई की इकोनॉमी में नीड है क्योंकि लोगों की रोजगार चले गए हैं तो बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट को उनको फाइनेंशियल एड देनी पड़ रही है। तो ऐसे समय पर सेंट्रल बैंक के पास अगर मोनोपोली होती है तो इजिली मनी सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अगला जो रीजन है वो है पब्लिक फेथ इन करेंसी। सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की गई करेंसी में पब्लिक का, जनता का विश्वास रहता है। तो ये सभी रीजन है जिसके कारण मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में नोट इश्यू के सारे राइट्स सेंट्रल बैंक को दे दिए गए हैं। सेकंड फंक्शन इज बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का बैंकर, एजेंट तथा वित्तीय सलाहकार। सेंट्रल बैंक सरकार के बैंकर के रूप में, एक एजेंट के रूप में तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाता है। एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का बैंकर होने के नाते सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये सरकार की ओर से सरकार के डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करता है एंड मेंटेन्स बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ द बोथ गवर्नमेंट। दोनों ही तरह की सरकार के लिए, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट, अकाउंट्स मेंटेन करता है और इसके साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म्स लोन प्रोवाइड कराता है। अर्थात सरकार के बैंकर के रूप में सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स को अपने पास जमा करता है, मेक पेमेंट, सरकार की ओर से पेमेंट करता है, परंतु ये कोई इंटरेस्ट गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स पर नहीं देता है। और जब भी गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है ये मनी लैंड करता है, उधार भी देता है। तो ये सरकार के लिए सारे बैंकिंग संबंधी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को सेल और परचेज करने का कार्य करता है, राष्ट्रीय ऋण का प्रबंधन करता है, मींस गवर्नमेंट के लिए डेट मैनेजमेंट का कार्य भी सेंट्रल बैंक करता है, और ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेलिंग और परचेजिंग का कार्य भी सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही होता है। तो एजेंट के रूप में ये जो रोल परफॉर्म करता है उसमें मेन फंक्शंस हैं परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, दूसरा परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, एंड डेट मैनेजमेंट, यानी कि सरकार के लिए ये एक फिस्कल एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। फिस्कल एजेंट इन द सेंस कि ये सरकार के लिए ऋणों का प्रबंधन करता है। गवर्नमेंट को जब भी आवश्यकता होती है तो सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही डेट मैनेजमेंट मींस ऋण का प्रबंधन किया जाता है। सेंट्रल बैंक सरकार के वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में भी कार्य करता है और यह गवर्नमेंट को वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, फंडिंग ऑफ नेशनल डेट, अमाउंट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस मूल्य में स्थिरता बनाए रखना, राष्ट्रीय ऋण की फंडिंग तथा हीनार्थ प्रबंधन जैसे इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मैटर्स पर सरकार को सलाह देता है। इसके साथ ही साथ ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तथा टैक्सेशन पॉलिसी में भी सरकार के फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में कार्य करता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक में प्राय सभी इम्पोर्टेंट मैटर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं और इनकी हेल्प से गवर्नमेंट या सरकार नीति निर्धारण करने में इनकी सहायता प्राप्त करती है। तीसरा सेंट्रल बैंक का ट्रेडिशनल फंक्शन है बैंकर्स बैंक मींस बैंकों का बैंक। सेंट्रल बैंक बैंकों के लिए भी बैंकिंग संबंधी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन रेशियो, एक निश्चित हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रेशियोज और CRR के रूप में रखना होता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और किसी भी प्रकार की टेम्परेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में मींस बैंकों को किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल अगर क्राइसिस आता है तो अल्पकालीन उनको लोन या ऋण या फंड उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही साथ बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को भी सेंट्रल बैंक के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और कमर्शियल बैंक के जो कमर्शियल बिल्स होते हैं उनकी पुनर्कटौती मींस डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी भी सेंट्रल बैंक बैंकों को देता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक बैंकों के लिए बैंकिंग संबंधी सारे कार्यों को भी करता है मींस उनके फंड को कोष को अपने पास जमा रखता है, आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनको लोन उपलब्ध कराता है और उनके बिलों की डिस्काउंटिंग का भी कार्य करता है मींस बिलों की पुनर्कटौती करता है। अगला कार्य है कस्टोडियन ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व मींस विदेशी विनिमय कोष तथा स्वर्ण का संरक्षक के रूप में भी केंद्रीय बैंक कार्य करता है। किसी कंट्री को फॉरेन ट्रेड, लोन और ग्रांट से जो भी फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा
प्राप्त होती है, सेंट्रल बैंक ही उसके कस्टोडियन के रूप में, संरक्षक के रूप में कार्य करता है और उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेहतर प्रयोग करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इस तरीके से किसी देश को जो भी फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है वह सेंट्रल बैंक में जमा होती है। सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज या लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है और कुछ शर्तों के साथ ही कुछ कमर्शियल बैंक को फॉरेन करेंसी का लेन देन करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। सरकार की जो भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फॉरेन करेंसी यानी विदेशी विनिमय का प्रबंध भी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। में सभी प्रकार के पेमेंट्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करता है और फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ जो भी नेशन का गोल्ड होता है, किसी देश में जो भी स्वर्ण की मात्रा होती है उसका कस्टोडियन भी सेंट्रल बैंक होता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी गवर्नमेंट का गोल्ड, फॉरेन करेंसी सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रहती है और सेंट्रल बैंक को जो नोट इश्यू करने का एक्सक्लूसिव राइट मींस अनन्य अधिकार दिया गया है उसके लिए भी गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रिजर्व सेंट्रल बैंक को अपने पास रखने होते हैं। भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी इश्यू की जाती है जिसके तहत आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व रखना होता है। इसके लिए 115 करोड़ रुपए का गोल्ड एंड 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी को रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक को अपने पास रखना होता है। सेंट्रल बैंक का अगला इम्पोर्टेंट कार्य है बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट्स एंड ट्रांसफर मीन्स समाशोधन, सेटलमेंट मीन्स विवादों का निपटारा एंड ट्रांसफर मीन्स स्थानांतरण की सुविधा भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स को प्रोवाइड कराता है। क्योंकि सेंट्रल बैंक के पास सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं और प्रत्येक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना होता है। तो सेंट्रल बैंक इन सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस मीन्स समाशोधन सुविधा प्रदान करने का भी कार्य करता है, जिसका मतलब है कि अगर सभी कमर्शियल बैंक्स को आपस में पैसे का लेन देन करना है तो ये लेन देन सेंट्रल बैंक के माध्यम से इजिली कर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं समाशोधन या क्लियरेंस। ये सभी बैंकों के पास एक दूसरे के चेक आते हैं और ये चेक सेंट्रल बैंक में एक साथ जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे के बैंक में जो भी फंड ट्रांसफर होना है वो सेंट्रल बैंक के माध्यम से हो जाता है और इस प्रकार बहुत ही कम समय में करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन एक ही प्लेस पर, एक ही स्थान पर आसानी से हो जाता है। बैंक ऑफ ट्रांसफर का मीनिंग है कि डिफरेंट बैंक्स के बीच में उनके आपसी लेन देन के लिए फंड का ट्रांसफर करना एंड सेटलमेंट्स मीन्स होता है कि विभिन्न बैंकों के बीच में लेन देन होने पर आने वाली प्रॉब्लम्स का निपटान या सेटलमेंट भी सेंट्रल बैंक के माध्यम से होता है। तो सेंट्रल बैंक डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर का कार्य करता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता। कमर्शियल बैंक को कई बार फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है और उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, तो इस अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसके पास कई उपाय होते हैं, जिसमें पहला तो वो अदर कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है। लेकिन जब कहीं से भी ऋण का प्रबंध नहीं होता है तो फाइनली सेंट्रल बैंक के पास उन्हें उधार के लिए जाना पड़ता है और इसीलिए सेंट्रल बैंक को कमर्शियल बैंक के लिए अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। सेंट्रल बैंक जो भी धन उधार देता है कमर्शियल बैंक्स को वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पर देता है। ये सरकारी प्रतिभूतियों के जमानत पर ही केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। इसीलिए केवल वही कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले पाती है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, सफिशिएंट अमाउंट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। और जनरली हर कमर्शियल बैंक अपने पास अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो सेंट्रल बैंक से इनको इनकैश करा सके। इसके साथ ही साथ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ट्रेड बिल्स की डिस्काउंटिंग पर भी उनको लोन प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स के लिए किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल डिफिकल्टी में सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। और मॉडर्न इकोनॉमीज में जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लगातार बढ़ती चली जाती हैं और अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में मनी सप्लाई की डिमांड अराइज होने लगती है, तो ऐसे समय में व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक से ऋण लेकर के इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। लास्ट ट्रेडिशनल फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट मीन्स मुद्रा आपूर्ति तथा साख पर नियंत्रण रखना, जो कि सेंट्रल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट का मीन्स होता है सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मुद्रा की आपूर्ति और ऋणों पर नियंत्रण रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो है क्रेडिट क्रिएशन मीन्स कमर्शियल बैंक अपने पास जो डिपॉजिट्स रखते हैं उनके आधार पर इकोनॉमी में नई करेंसी क्रेडिट के रूप में क्रिएट करते हैं ऋण देने के लिए। और हम कह सकते हैं कि कमर्शियल
बैंक साख निर्माण मीन्स क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है, मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है क्रेडिट्स का, अर्थात अधिक मात्रा में कमर्शियल बैंक्स के द्वारा इकोनॉमी में ऋण दिया जा रहा है, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इसका रिजल्ट होगा इन्फ्लेशन, मीन्स जिसके कारण इकोनॉमी में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी एंड इट रिजल्ट्स इन प्राइस राइज, जिसके कारण प्राइस में वृद्धि होगी। और अगर क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, यानी कि बहुत कम मात्रा में ऋण दिया जा रहा है, इकोनॉमी की मनी की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जिसके कारण अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन कंडीशंस बन सकती है, मींस मुद्रा अपस्फीति की स्थिति आ सकती है, जिसमें मुद्रा की मात्रा डिमांड से कम होगी और जिसका रिजल्ट होगा कीमतों में कमी। और इस प्रकार से ये दोनों ही स्थितियां इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है और वी कैन से कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करके अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इस क्रेडिट को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की होती है और सेंट्रल बैंक इसके लिए अनेक टूल्स एंड मेजर्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में क्रेडिट को कंट्रोल करता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको कंट्रोल करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और कंट्रोल्ड मनी सप्लाई इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मींस आर्थिक उच्चावचनों को कंट्रोल करती है और देश की अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज मींस स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। तो ये सेंट्रल बैंक के ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं और इनके माध्यम से सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में, एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाने में, प्राइस में स्टेबिलिटी मींस मूल्यों को स्थिर बनाए रखने में, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी को स्टेबलाइज करने में और ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ वी विल सी प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शंस, अ सेंट्रल बैंक also performs a number of developmental and promotional functions in a developing economy. The central bank assumes the responsibility of maintaining economic stability and assisting growth process in the following manner. कहने का मतलब है कि परंपरागत कार्यों के अलावा सेंट्रल बैंक किसी भी देश के विकास के लिए अनेक ऐसे विकासात्मक और प्रमोशनल कार्यों को भी करता है, स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमीज को हाई ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए अनेक प्रयास करने होते हैं। तो सेंट्रल बैंक अपने डेवलपमेंटल एंड प्रमोशनल मींस विकासात्मक और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि उस देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस आर्थिक स्थायित्व और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो ऐसे प्रमोशनल फंक्शंस हैं, फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड डेवलप स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात जब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो गए तो उनके सामने मेन प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैलेंस ग्रोथ को मेंटेन करना और इकोनॉमी को आय उत्पादन और रोजगार के उच्च स्तर पर ले जाना। और इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी डेवलपिंग इकोनॉमीज ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को दी और इसके लिए सेंट्रल बैंक ने कृषि के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फाइनेंस किया जा सके, मींस कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध आसानी से कराया जा सके। इसके लिए अनेक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया गया। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो नाबार्ड एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने वाली एपेक्स एजेंसी है और इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली अनेक संस्थाएं, बैंक कार्य करते हैं जिनको नाबार्ड असिस्ट करता है। तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए फंड्स को अवेलेबल कराने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यानी कि विशेष संस्थाओं की स्थापना करना। सेकंड फंक्शन है सेटिंग अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस। बैलेंस ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आवश्यक है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बड़े पैमाने पर फंड की आवश्यकता होती है। तो सेंट्रल बैंक एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करता है जो इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करता है। अगर भारत में बात की जाए तो IDBI, IFC कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए जो इंडस्ट्री की फंड्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे। थर्ड फंक्शन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अब किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए शहरी क्षेत्रों, अर्बन एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ ये जरूरी है कि रूरल एरिया और सेमी
सेमी अर्बन एरिया को भी डेवलप किया जाए ताकि एरिया वाइज इकोनॉमी में डिस्पैरिटी न रहे, मींस रीजनल क्षेत्रीय विकास को भी प्रमोट किया जा सके। और इसके लिए आवश्यक था इन एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज का एक्सपेंशन, मींस बैंक संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो प्रमोशनल फंक्शंस के अंतर्गत सेंट्रल बैंक का एक प्रमुख कार्य ये भी है कि रूरल और सेमी अर्बन और रिमोट एरियाज में अथवा ऐसे सभी क्षेत्रों में जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, मींस लोगों के धन को डिपॉजिट करने और लोन लेने की फैसिलिटी नहीं है, तो इन सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का एक्सपेंशन, विस्तार किया जाए। नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है ऐसे मार्केट्स जहां पर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के लिए लोन अवेलेबल कराया जाता है, मींस वो मार्केट जिसमें अल्पकाल और मध्यम काल के लिए मनी का लेन देन होता है, मींस कुछ लोग धन उधार देते हैं और कुछ लोग उधार लेते हैं। और कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर मनी का लेन देन होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सेंट्रल बैंक की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सुव्यवस्थित और एकीकृत संस्थाओं और एजेंसियों की स्थापना करे ताकि इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और इंडिविजुअल्स को आसानी से लोन उपलब्ध हो। नेक्स्ट प्रमोशनल फंक्शन कलेक्शन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। सेंट्रल बैंक की एक ये भी जिम्मेदारी है कि वह देश में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके उसको कंपाइल करते हुए पब्लिक डोमेन में पब्लिश करे ताकि देश की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सरकार, आम आदमी, बिजनेसमैन को जानकारी प्राप्त हो और इकोनॉमी में डिसीजंस लिए जा सके। तो ये कुछ प्रमोशनल फंक्शंस मींस ऐसे कार्य हैं जो इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या देश की आर्थिक उन्नति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक है। इसके अलावा कुछ और भी प्रमोशनल फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज की सिचुएशन डिफरेंट होती है और किसी देश का सेंट्रल बैंक वहाँ की परिस्थितियों और रिक्वायरमेंट्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से कार्य करता है। तो इस प्रकार से कुछ और ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। नाउ वी विल स्टडी केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो ये कुछ डिफरेंस के बेसिस हैं जिनके आधार पर इन दोनों में अंतर किया गया है। फर्स्ट बेसिस उद्देश्य मींस एम। तो सेंट्रल बैंक का मेन एम होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के आर्थिक हितों को साधना या राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य करना। जबकि कमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है, एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर इट्स शेयर होल्डर, मींस जो भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अधिक से अधिक प्रॉफिट को अर्न करना। दूसरा अंतर का आधार है स्ट्रक्चर। तो जनरली सेंट्रल बैंक इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल बैंक सरकार का ही एक अंग होता है। लेकिन कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट नेशनलाइज्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स आर ज्वाइंट स्टॉक बैंक, प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज। राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़ दिया जाए अगर, क्योंकि उनके मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो बाकी जो कमर्शियल बैंक्स है वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज या बैंक्स के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें कुछ लोग अपनी साझा पूंजी लगाते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड प्राइवेटली ओन्ड एंड मैनेज, निजी लोगों के द्वारा ये बैंक ओन्ड एंड मैनेज किए जाते हैं। थर्ड है जनता के साथ संबंध, पब्लिक रिलेशन। तो सेंट्रल बैंक नॉट परफॉर्म नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस विद पब्लिक, जनता के साथ नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता, मींस जनता के धन को जमा करना या आवश्यकता पड़ने पर उसको लोन देने जैसे कार्य सेंट्रल बैंक नहीं करता है। जबकि कमर्शियल बैंक डायरेक्ट डीलिंग विद पब्लिक, यानी कि कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ ही डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, पब्लिक के धन को ही अपने पास जमा रख के और उनको आवश्यकता पड़ने पर लोन देते हैं। नोट इश्यू मींस नोट जारी करने का अधिकार। मोनोपोली पावर ऑफ इशूइंग करेंसी, सेंट्रल बैंक के पास करेंसी को इशू करने का एकाधिकार है, कोई और बैंक नोट जारी नहीं कर सकता। जबकि कमर्शियल बैंक्स को देखें तो दे वर्क विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स को ऐसा कोई भी राइट नहीं है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत ही कार्य करते हैं। नंबर्स मींस कितनी संख्या हो सकती है, एक्सेप्ट यूएस, अगर यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है। लेकिन यूएसए में सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है और वहां पर ये संख्या 12 है। मींस पूरे यूएसए को 12 फेडरल रिजर्व बैंक मिलकर के सेंट्रल बैंक की फैसिलिटीज देते हैं, जबकि बाकी सभी देशों में एक ही सेंट्रल बैंक है। कुछ देश ऐसे भी हैं, छोटे बहुत छोटे देश, जिनका अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, जैसे किरिबाती, पलाऊ जैसे कुछ बहुत छोटे छोटे देश। इनके मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम को कोई
बड़ा देश का सेंट्रल बैंक असिस्ट करता है। कमर्शियल बैंक्स को देखा जाए तो जनरली अ नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर इन एन इकोनॉमी। किसी भी देश में कमर्शियल बैंक्स अधिक संख्या में होते हैं। पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेंट्रल बैंक डिजाइन एंड कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मुद्रा और साख संबंधी जो नीति है उसको डिजाइन करता है, फॉर्मुलेट करता है और उसको इम्प्लीमेंट कराता है, जबकि कमर्शियल बैंक फॉलो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, ये अपनी फंक्शनिंग के लिए तो पॉलिसी को बनाते हैं, बट वो पॉलिसी भी सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के तहत ही बनाई जाती है, बट इन जनरल ये सेंट्रल बैंक के डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। नाउ वी विल सी रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मींस विकसित और विकासशील देशों के विकास में सेंट्रल बैंक की क्या भूमिका है। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को पढ़ने के बाद हम काफी कुछ समझ गए होंगे कि कैसे सेंट्रल बैंक डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज में कार्य करता है। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, मींस प्रभावपूर्ण मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। किसी भी देश में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने की जिम्मेदारी पहले सेंट्रल बैंक की होती थी, बट अब लगभग सभी देशों में सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार किया जाता है। भारत में भी 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के होते हैं और कुछ सेंट्रल बैंक से होते हैं, मींस आरबीआई से होते हैं, और वो मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करते हैं। तो एक प्रभावपूर्ण मौद्रिक नीति का निर्माण करना सेंट्रल बैंक का कार्य है। और मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से रिलेटेड सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी का निर्माण। किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में होने वाली सेविंग्स पर, और ये सेविंग्स पब्लिक के द्वारा डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में कमर्शियल बैंक्स में आती है, और बैंक इसी डिपॉजिट का यूज करते हुए इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाता है, और इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन में भी सेंट्रल बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, क्रेडिट कंट्रोल, मींस क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण कमर्शियल बैंक का प्रमुख कार्य है, और इस क्रेडिट को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति और अविस्फीति, मींस इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस ना उत्पन्न हो पाए, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी लाता है। नेक्स्ट, क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हम ऑलरेडी देखते हैं कि वित्तीय संस्थाओं का निर्माण करना और जो संस्थाएं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं उनका एक्सपेंशन करना, ताकि देश के कोने कोने में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। और जिस देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर जितना ही ज्यादा मजबूत होगा, उतनी ही ज्यादा पब्लिक में बैंकिंग हैबिट्स होंगी और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और रेगुलेट करना आसान होता है। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। किसी भी देश के विकास में उसके औद्योगिक सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस औद्योगिक सेक्टर को बूस्टअप करना, फंड प्रोवाइड कराना, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना सेंट्रल बैंक का काम होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्योंकि सारा फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में ही होता है, तो देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवर में करना, सरकार की ओर से सारी पेमेंट्स करना, फॉरेन ट्रेड के लिए फॉरेन एक्सचेंज की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य भी सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, और ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, गवर्नमेंट को अगर किसी भी प्रकार की ऋण की आवश्यकता है तो सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी सेंट्रल बैंक के माध्यम से किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल फॉर कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स इफेक्टिवली वर्क करें, इसके लिए जरूरी है कि उनके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो सेंट्रल बैंक ट्रेंड कर्मचारियों और अधिकारियों की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। रोल ऑफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए सभी इकोनॉमिक मैटर्स पर सलाह देना, जैसे प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की जो क्राइसिस चल रही है, ऐसे समय पर भारत में आरबीआई ने समय समय पर अपनी पॉलिसी में चेंज करके गवर्नमेंट के साथ मिल करके इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए काफी प्रयास किए हैं, ताकि अर्थव्यवस्था में जो इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन में कमी आ रही है उसको मेंटेन किया जा सके, विकास दर को नीचे गिरने से रोका जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, भुगतान संतुलन संबंधी जो प्रॉब्लम्स आती है, मींस एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को देश के फेवर में बनाए रखने के लिए सेंट्रल बैंक प्रयास करता है। एंड प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है उसमें उचित संतुलन बनाए रखने का कार्य भी सेंट्रल बैंक के द्वारा इफेक्टिवली किए जाते हैं। तो कोई भी देश अगर वो डेवलप्ड कंट्री है तो जिस ग्रोथ को वो अचीव कर चुका है उसको उस पर मेंटेन रखने के लिए, और अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात की जाए तो आर्थिक विकास
की दर को बढ़ाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी को मेंटेन करने के लिए और इन देशों की ओवरऑल डेवलपमेंट में सेंट्रल बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।